नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। आपको बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी वो खबरें हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है और क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ साथ कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन आइए सबसे पहले सबसे बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतगणना कल। मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायतों के बाद पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द। 21 मई को पुनर्मतदान, 24 मई को होगी मतगणना। दिल्ली के विवेक विहार में बहुमंजिला इमारत में लगी आग से 9 लोगों की मौत, कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जताया दुख। नीट यूजी 2026 परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से 551 भारतीय और 14 विदेशी शहरों में होगी परीक्षा। 22.79 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। देश के कई एक हिस्सों में फिर आंधी बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी वर्षा। कुछ राज्यों में गर्मी और लू की चेतावनी। ईरान के 14 बिंदुओं के प्रस्ताव की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे समीक्षा, पर सैन्य और रणनीतिक कदमों पर भी विचार करने की कही बात। तो अब शुरुआत करते हैं 5 प्रदेशों के जनादेश का परिणाम कल आना है। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को हुआ था और तमिलनाडु की 214 सीटों के लिए 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के लिए 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कल मतगणना होनी है। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कल मतगणना होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मतगणना होनी है। इन 4 राज्यों का जनादेश कल आएगा और पश्चिम बंगाल के फलता में लेकिन कल मतगणना नहीं होगी। यहां पर पुनर्मतदान होगा। पुनर्मतदान की प्रक्रिया के बाद यहां मतगणना होगी। 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतगणना की प्रक्रिया कल होगी और कल पता चलेगा कि आखिर जनादेश किसके हक में हुआ है। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कल मतगणना होनी है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं कि कल मतगणना की ये कार्य होगा पश्चिम बंगाल के फलता में, लेकिन मतगणना कल नहीं होगी क्योंकि यहां का चुनाव जो है रद्द कर दिया गया है और यहां पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया होगी और उसके बाद होगी मतगणना। तो 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कल मतगणना होनी है। पश्चिम बंगाल में, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में यह मतगणना की प्रक्रिया अंजाम दी जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के फलता में मतगणना नहीं होगी, कल मतगणना नहीं होगी और यहां पर पुनर्मतदान के बाद मतगणना होनी है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कल मतगणना होनी है और 2 चरणों में हुए मतदान के बाद राज्य की फलता विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम बंदोबस्त किए हुए हैं ताकि मतगणना सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। राज्य में कुल 77 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है जिसमें सीसीटीवी निगरानी, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी और पुलिस केंद्रीय बलों की संयुक्त ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती रहेगी और साथ साथ किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर लगाई गई है। और इस चुनाव में रिकॉर्ड आपको बता दें कि 92.93% मतदान दर्ज किया गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। और इस बार चुनाव में टीएमसी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जब वोट खुलेंगे तो उसके बाद बाजी कौन मारता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी।
आपको बता दें कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर अंतर्गत फलता में मतदान रद्द होने से इस समय भड़के हुए हैं और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। डायमंड हार्बर मॉडल का बखान कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे सहयोगी फलता पहुंचे तो वहां पर स्थानीय हिंदुओं ने डायमंड हार्बर मॉडल की असली सच्चाई हमारे कैमरे पर बताई है। डायमंड हार्बर मॉडल में हिंसा है, डर है, लोकतंत्र पर हमला है, साथ ही साथ वो माहौल है जिसके चलते सैकड़ों हिंदू परिवार केंद्र सरकार से मदद और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। फलता के हासिम नगर के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हर चुनाव में जहांगीर खान के लोग उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। दोपहर 3 बजे के बाद मतदाताओं को बूथ तक भी नहीं जाने दिया गया है, महिलाओं को डराया गया है और युवाओं से मारपीट की गई है। ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा बलों के सुरक्षा घेरे में खड़े यहाँ के ग्रामीण अपना लोकतांत्रिक अधिकार मांग रहे हैं। साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल की असलियत, सच्चाई यानी कि कहें तो पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भय, हिंसा। शनिवार रात को चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी हुआ कि फलता में फिर से चुनाव होगा। चुनाव आयोग के इस निर्देश को सीधा हमला किया है डायमंड हार्बर के एमपी अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग ने यहाँ पर फिर से रिपोल के लिए बोला है, घोषणा किए हैं, जो भी करे डायमंड हार्बर मॉडल पे दाग नहीं लगेगा। डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? डायमंड हार्बर मॉडल तो पता नहीं, पर दाग नहीं लगेगा। वो तो आगे से ही दाग लगा के बैठा है। दाग नहीं लगेगा क्या बोल रहा है? वो तो आगे से ही दाग लगा के बैठा है। हाँ, दाग लगेगा क्या बता रहे हैं? हमको बस चाहिए, हम लोगों का यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहता है। हम लोगों का महिला लोग, हमारा भाभी को धमकाता है, चाचा को धमकाता है, भाभी को जाके बोलता है कि तुमको मार दूंगी, काट दूंगी, घर जला दूंगी, घर से निकल जाओ, ऐसे करके हमको धमकी दे रहा है। हम लोग बस यही बोल रहे हैं कि हम लोग का धमकी ना मिले, हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस। एमपी वो तो बोल रहे हैं लाग नहीं चाहते, लेकिन तो लाग गया, ऑलरेडी लाग गया। आदमी सही से वोट नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पाएगा? वो उसका वोट देना संवैधानिक अधिकार है उसका, तो उसको आराम से उसको वोट देना चाहिए। इधर हमारा अभी तो हम लोग सुरक्षित है, देख रहे हैं सीआरपीएफ पे, उन लोगों के वजह से ही हम लोग थोड़ा निश्चिंत रात में सोने जा सकते हैं। लेकिन अभी देखो, महिला लोग खाना वाना सब कुछ छोड़ के इधर आए हैं। हम लोगों का एक ही पॉइंट है कि हम महिला है। हमने कुछ लोग, हमने, मैं खुद भी टीएमसी को ये वोट दिया, लेकिन हम क्या पाया? हमको वोट नहीं दिया, ठीक है, वोट नहीं दे पा, देखो नहीं दे पा। हमको बोला हमको हमारा वोट हो गया, तुम्हारा वोट हुआ। हमारा जो इजाबिल चौकदार, उसको हम काका बोलता है, वो बोला हमको भाईपो, ठीक है। इतना अच्छा संपर्क था, तो हमको बोला जे तुम नहीं वोट देगा तो बहुत अच्छा हुआ, सबको खुश होगा। हम बोला ठीक है, एक तो वोट नहीं दिया पड़ेगा, क्या होगा। उसको बोला हम वोट नहीं दिया, हमको बोला नहीं, बट लेकिन हमको दुकान में क्यों मारा, इससे ही हमारा आपको मारा भी? हाँ, सुबह में मारा। देखो ये जो कान है ना, देखो ये पूरा काला हो गया। देखो इस संसदीय क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनका कहना है असल में ये विकास का नहीं, ये भय का मॉडल है, ये डर का मॉडल है, ये वोट छीनने का मॉडल है और ये भ्रष्टाचार का मॉडल है। ये है डायमंड हार्बर मॉडल, ये कहना है गांववासी का। कैमरा पर्सन रंगित के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, फलता, दक्षिण 24 परगना। तो डायमंड हार्बर का हॉरर मॉडल आपने देखा। पश्चिम बंगाल के मणिकतल्ला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तापस रॉय ने चुनावी माहौल के बीच टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। तापस रॉय ने फाल्टा में हुई घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है और इस तरह की घटनाएं कहा है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तापस रॉय ने कहा कि फाल्टा में जो हुआ है ऐसा होता है, तभी तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से अभिषेक बनर्जी जीतते हैं और फाल्टा में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी सियासत अपने चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। फलता में जैसा हुआ ऐसा ही होता है, इसीलिए ही तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से जीतते हैं अभी से। और आज भी हुआ फलता में, जो होना नहीं चाहिए, वोट देने नहीं दिया। हिंदू गांव से निकल के हमारे माँ बहन लोग प्रतिवाद कर रहे थे। फलता में जैसा हुआ
ऐसा ही होता है, इसीलिए ही तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से जीतते हैं अभिषेक। और आज भी हुआ फलता में, जो होना नहीं चाहिए, वोट देने नहीं दिया। हिंदू गांव से निकल के हमारे माँ बहन लोग प्रतिवाद कर रहे थे। तो कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, चुनाव के नतीजे कल आने हैं और अब एक दिन से भी कुछ कम ही समय बचा है जब चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन फलता में अभी फल जो है नहीं मिलने वाला है, थोड़ा उसमें समय लगेगा। और फलता में पुनर्मतदान की जो खबरें हैं उसने टीएमसी की जो है कहीं ना कहीं नींद उड़ा दी है और कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ रही है। जी शैला, साफ तरीके से टीएमसी के खेमे में बौखलाहट है, और है क्योंकि पहली बार डायमंड हार्बर के क्षेत्र के डायमंड हार्बर मॉडल जिसकी तारीफ करते रहते हैं अभिषेक बनर्जी हर बार, उस मॉडल के ऊपर सवाल उठाया, और सवाल उठाया है किसने? चुनाव आयोग ने, देश के संवैधानिक प्रतिष्ठान ने ये सवाल उठाया है। सवाल उठाने के कई कारण भी है। हम हासिम नगर में खड़े हुए हैं इस वक्त, और इसी गांव के बुजुर्ग से लेके महिलाएं 5 साल तक उन लोगों जो खौफ का वर्णन अपने आप कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि फलता में चल क्या रहा था। ये इनका कहना है कि हर बार चुनाव में जहांगीर खान जो यहाँ फलता के टीएमसी के विधायक हैं, इस बार भी कैंडिडेट हैं टीएमसी के, उनके जो शागिर्द है, जो लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, यहाँ तक कि आप समझिए कि अगर माँ के सामने उसके बेटे को या फिर उसके बच्चे को कहेंगे कि तो सबको मार देंगे, यहाँ से निकल जाओ, 5 साल तक इस गांव पर आना नहीं है, इस तरह से जब धमकी दिया गया, और उसके चलते ही ये सारी बातें जब सामने आया, जब सब महिलाएं विरोध पर उतर आई, प्रदर्शन किया 2 दिन तक, तब जाके जो जांच किया था, और उसके चलते चुनाव आयोग ने 58A 1950 जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसके 58A जो आर्टिकल है, उसके चलते यहाँ पे काउंटरमैंड एक्ट जारी किया। यानी कि अगर इस एक क्षेत्र में ऐसा माहौल तैयार होता है कि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग इस लेवल पर हुआ है कि वो चुनाव परिणाम को सवाल उसमें प्रभावित कर सकते हैं, तो उस क्षेत्र में फिर से चुनाव होगा। और वही किया गया है, 21 मई को चुनाव होगा और 24 मई को रिजल्ट आएगा, क्योंकि फलता वो क्षेत्र है शैला जहां पर देखा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा में इस विधानसभा से टीएमसी को अकेले 89% वोट मिला है। और जहां पर बीजेपी सेकंड कैंडिडेट है, वहां पर 7% वोट मिला है बीजेपी को। तो ये सारी जो बातें हैं, यहाँ के जो लोग जो बयान दे रहे हैं, जो अभी हमारे दर्शकों को हमने सुनाया, उससे पता चलता है कि कैसे 89% मिलता है टीएमसी को, और डायमंड हार्बर मॉडल आखिर है क्या? बिल्कुल सौरभ, इसमें एक बात ये भी है कि फिर वो कौन से मॉडल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं? क्या कोई उनका विकास मॉडल है, या इसी हॉरर मॉडल को डायमंड हार्बर मॉडल कह के उसका बखान करते हैं? क्योंकि जनता जो आपने अभी तमाम बाइटें हमने अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाई, वो तो पूरी तरह से उसे खारिज करती हुई नजर आ रही है। एकदम सही। देखिए, अभिषेक बनर्जी का दावा है कि डायमंड हार्बर मॉडल मतलब विकास का मॉडल। वो हमेशा अपनी ऐसी छवि बनाने की कोशिश में रहते हैं कि उन्होंने डायमंड हार्बर को एक नई ऊंची जगह पे लेकर गए हैं। यानी डायमंड हार्बर के 7 विधानसभा क्षेत्र में कभी यहाँ पर वो हेल्थ कैंप करते हैं अलग से। तो सवाल ये उठता है कि आपको अलग से हेल्थ कैंप करने की जरूरत क्यों पड़ती है, जब यहाँ पे ममता बनर्जी खुद स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन उस सब सवाल को अलग से रखते हुए वो डायमंड हार्बर मॉडल के हर बार गुणगान करते हैं। लेकिन डायमंड हार्बर मॉडल एक तरफ अभिषेक बनर्जी का दावा है कि विकास का मॉडल है, पब्लिक बोल रही है कि नहीं ये भय का मॉडल है। अभिषेक बनर्जी का दावा है ये आगे जाने का मॉडल है, गांव वाले का दावा है कि ये पीछे धकेलने का मॉडल है। इसमें डर है, इसलिए कह सकते हैं वोट चोरी है। सौरभ, डर और भय का ये जो माहौल वहां पर नजर आ रहा है फलता विधानसभा सीट पर, वो दरअसल बहुत साल पहले यूपी में भी कुछ जगहों पर नजर आता था, बिहार में भी कुछ जगहों पर नजर आता था, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आता। अब ईमानदारी से वोटिंग होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में देखा जाए तो पिछड़ा हुआ है।
ये चुनाव सैला, ये जो चुनाव आयोग शुरू से बंगाल में लेकर एक के बाद एक, अगर आप देखेंगे एसआईआर से लेकर चुनाव प्रोसेस जब हुआ, मतदान जब हुआ और फिर अब काउंटिंग, हर स्टेप में चुनाव आयोग अपने हर स्टेप जो पिछले सालों में जो कदम उठाए थे उन सब को पीछे छोड़कर बहुत सारे नए व्यवस्था का यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। इस बार आप मतदान केंद्र में क्यूआर कोड की बात ले लीजिए, वहां पे अभी आइडेंटिटी कार्ड में क्यूआर कोड रहेगा। कंट्रोल रूम खोला गया है, जो कंट्रोल रूम देखने लायक था। हर एक बूथ 80,000 बूथ, 2 फेज में 40,000 41,000 बूथ था। उन सारे बूथों को एक जगह पे, एक वॉल पे, सबके मॉनिटर पे रख के मॉनिटरिंग किया जा रहा था। लेकिन फिर भी आप मानिए, चोर के मन में अगर तिनका रहेगा तो वो कुछ भी करेगा। यहाँ पे तो साफ तरीके से वोटर कह रहे हैं कि ईवीएम के ऊपर ब्लैक टेप था, बीजेपी के कैंडिडेट के नाम के ऊपर ब्लैक टेप था, इतर लगाया हुआ था, सेंट लगाया हुआ था, काली लगाया हुआ था, ताकि पता चले कि कौन किसको वोट दे रहा है। तो ये जो सारे, यहाँ तक आप ये अलग अलग प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस मॉडल में। जो वोटर्स है वो कह रहे हैं कि हम बूथ के अंदर जाते थे, ईवीएम के सामने जाते थे, वहां पे टीएमसी का लोग बैठा रहते थे और कहते थे कहां पे वोट डालना है, और उंगली लेकर, आपकी उंगली को लेकर वहीं बटन पे दबा देंगे और कहेंगे जाओ तुम्हारा वोट हो गया। मतलब ये वही हुआ, काम अपना करा रहे हैं, उंगली है वोटर का। तो ऐसे हथकंडे अपनाए गए हैं इस डायमंड हार्बर मॉडल में, और उसी को सवाल उठा रहा है। तो अब जाकर ये सवाल उठता है कि अगर पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा यहाँ पर आकर जहांगीर शेख को कहते हैं कि डराओ मत, धमकाओ मत, कायदे से रहो, अगर चुनाव आयोग फलता को लेकर सारे राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसलिए 2400 कंपनी केंद्रीय बल तैनात करते हैं, अगर चुनाव आयोग सीसी कैमरे के जरिए, वेब कैम के जरिए पूरी सिस्टम पे निगरानी रखते हैं, तो टीएमसी को दर्द क्यों होता है? हर स्टेप को लेकर टीएमसी को दर्द क्यों होता है? टीएमसी अदालत क्यों जाता है? बिल्कुल, बड़ी बात है कि टीएमसी बार बार अदालतों के चक्कर क्यों लगा रही है। अब आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से कल अब मतगणना होनी है और कल जो है नतीजे सामने आएंगे, लेकिन फलता में 21 को पुनर्मतदान होगा, तो बाद में जब उसके मतगणना होगी तो किस तरह से वो इस में एडजस्ट किया जाएगा? आज देखिए 293 सीट्स का रिजल्ट कल आ जाएगा, फिर आगे चल के 21 तारीख को वोट होगी, तो 24 तारीख को उसका रिजल्ट होगा। तो फिर जाके जो यहाँ पे जीतेंगे उसकी सीट में वो बढ़त होगी उस सीट में। अगर आप मानिए कि टीएमसी 10 सीटें पाती है तो फलता अगर जीतती है तो 11 हो जाएगा, अगर बीजेपी 10 सीटें पाती है, अगर फलता अगर जीतती है तो बीजेपी का 11 हो जाएगा। इसी सिस्टम से होगा। लेकिन कल मतगणना को लेकर भी जैसे ममता बनर्जी ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किए हैं अपनी वर्कर्स के साथ, और उन्होंने कहा है कि 700-500 वोटों में अगर कहीं पे बीजेपी कैंडिडेट आगे होते हैं तो आप तुरंत उसमें रिकाउंटिंग का दावा कीजिए। इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने कहा है कि गणना जो होगा, मतगणना जो होगा, उसको हर पार्टी को मानना है। सबके सामने जो मतगणना के जो एसओपी है, जो नियम है, उसके हिसाब से ही, उसके अनुसार ही मतगणना होगा। तो कल काउंटिंग सेंटर में भी कहीं ना कहीं जाके, जैसे अब हमने देखा कि पिछले दिनों जब परसों की बात है, जब टीएमसी कैंडिडेट्स चले गए थे और इलेक्शन कमीशन के फुटेज को लेकर ही एक नया बवाल शुरू कर दिए थे, नया विवाद शुरू करना चाहते थे कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है। लेकिन उसको तो चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका तो लॉजिक था कि फीड तो हमने आपको दिया, हम ही ने आपको फीड दिया, हमारी फीड को लेकर आप बोल रहे हैं कि आपने कुछ चोर पकड़ा, कहां से आपको मिला? तो ये जो सारी बातें हैं, कल काउंटिंग को लेकर भी चुनाव आयोग की तैयारी बड़ी है। चुनाव आयोग सतर्क है। वो चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार चुनाव काउंटिंग के लिए भी चुनाव आयोग के पास प्लान बी है। सैला, बिल्कुल, तो काउंटिंग के लिए भी चुनाव आयोग के पास प्लान बी है। पूरी तैयारी के साथ काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो अंजाम दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।
आपको बता दें, तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने जा रही है और जिसके लिए 62 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुल 10,545 कर्मियों के साथ 4,624 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र पर एक यानी कि कुल 234 काउंटिंग ऑब्जर्वर पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करेंगे ताकि चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो हर कर्मचारी को QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह से रोका जा सके। मतगणना केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर का सुरक्षा का कड़ा घेरा बनाया गया है, जहां पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थानीय पुलिस और राज्य सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की 65 कंपनियों को मतगणना केंद्रों पर तैनात किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM में दर्ज वोटों की गिनती के लिए 234 मतगणना कक्षों की व्यवस्था की गई है। डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्रों EGPB की गिनती के लिए उसी स्थान पर अतिरिक्त 240 कक्ष निर्धारित किए गए हैं। मतगणना का कार्य रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता से किया जाएगा और मतगणना कार्य के लिए कुल 10,545 मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया है, जिन्हें मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ साथ मतगणना जो है सुबह 8 बजे डाक जो मतपत्र हैं उनकी गिनती के साथ शुरू कर दी जाएगी और इसके बाद सुबह 8:30 बजे EVM की गिनती शुरू होगी। तमिलनाडु सख्त पहरे में मतगणना होगी, पारदर्शिता पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी। तो 5 प्रदेशों के जनादेश का परिणाम जो है वो कल आना है। फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे ना EMI भरने के, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मिड डे प्राइम में एक और खबर का रुख कर लेते हैं जो काफी जो है गमजदा करने वाली है। दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार इलाके में आज सुबह AC फटने की वजह से एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई और इलाके के पार्षद पंकज लूथरा ने हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें कि जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर कंट्रोल रूम को सुबह आग लगने की सूचना मिली और जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे आग लगने की सूचना मिली और उसके बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस के अनुसार आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी। बताया जा रहा है कि AC में धमाका होने की वजह से ये आग लगी है। सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है, और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है और टॉप पे 3 बॉडी हैं और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए। ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी अभी चेक कर रहे हैं। तो दिल्ली के विवेक विहार की 4 मंजिला इमारत में ये पूरा हादसा हुआ। आग सुबह AC ब्लास्ट की वजह से हुई और भीषण आग लग गई और इस घटना में एक 1.5 साल के मासूम समेत 9 लोगों की मौत हुई है। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने घटना का जायजा लिया और चश्मदीदों से बात भी की है। आज 3 मई इतवार का दिन है और आज की सुबह राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक दुखद खबर लेकर आई है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में जहां पर मेरी मौजूदगी है, इसी 4 मंजिला इमारत में आज सुबह लगभग 4 बजे AC फटने से आग लगती है, जिसके बाद यहां पर 8 परिवार जो इस बिल्डिंग में रहते थे वो मौके पर फंस गए। हालांकि उसमें से 1 से 2 परिवार यहां से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिसके बाद इस घटना के फलस्वरूप आप समझिए कि 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 10 से 15 लोगों को सुरक्षित वापस बाहर निकाला जा चुका है।
मौके पर फायर फाइटिंग के तमाम अधिकारी, दिल्ली दमकल विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर हैं। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ चश्मदीद हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये दुख, ये खबर इसको बताते हुए है और हर एक आंख नम है। आपके रिलेटिव हैं नवीन जी और तमाम घर के लोग, उस समय कैसा मंजर था, क्या कुछ आपको यहाँ जानकारी मिल पाई? देखो जी, मुझे इतना नहीं पता। मुझे तो इतना पता यहाँ आने के बाद कि भाई सिचुएशन ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई बच नहीं पाया, जो बच गए थे उन्हें ले गए थे। तो बस हमें तो इतना नहीं पता चल पाया कि आग बहुत लेट तक बुझी है। मैं यहाँ तक समझता हूँ 8:15 तक लास्ट आग बुझी है। आपके ये कौन है? रिलेटिव हैं, भतीजे हैं, कौन है? मेरा कज़न भाई है। यहाँ पर एक बच्चे की भी डेथ हुई है। टोटल कितनी डेथ हुई है? नो। एक छोटा 1.5 साल का बच्चा। क्या ये बिल्डर फ्लोर है सर? और क्या यहाँ पर आग बचने के, आग बुझाने के पर्याप्त यहाँ पर साधन थे? फायर फाइटिंग सिस्टम सुचारू तौर पर लगा हुआ था? क्योंकि आमतौर पर बिल्डर फ्लैटों में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। नहीं होती, जनरली ऐसा नहीं होता और जनरली होते भी नहीं है ऐसा कोई। और जनरली ऐसी भी आग लगती भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेट बस सर, किस फ्लोर पे आग लगी? कहा जा रहा है कि नहीं, पहले फर्स्ट फ्लोर पे लगी। पहले फर्स्ट पे लगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर वो पकड़ती चली गई। तो देखिए, आप स्थिति को समझ सकते हैं, परिस्थितियों को आप ऐसे समझिए कि इस जगह जब मैं बता पा रहा हूँ, इन चीज़ों को बयां करना बहुत मुश्किल है। हर एक आंख नम है क्योंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं। क्योंकि इन 9 लोगों में जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है, उसमें एक छोटा 1.5 साल का मासूम बच्चा भी है, जो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये सोचने पर यह घटना मजबूर कर रही है कि आखिरकार जब गर्मियों के दिन हैं और एसी और शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आखिरकार हम कितने सुरक्षित हैं और हम कितने तैयार हैं। दिल्ली के विवेक विहार इलाके से कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और दिल्ली के विवेक विहार में हुए इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली के विवेक विहार में हुए भीषण अग्निकांड में हुई जान माल की हानि से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ साथ मैं इस घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। और दिल्ली के विवेक विहार अग्निकांड मामले में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इस दर्दनाक हादसे पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख रहे हैं कि विवेक विहार में हुई इस भीषण अग्निकांड से मैं अत्यंत व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता दी जाए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मी और आपातकालीन दल स्थिति को संभालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। और विवेक विहार से ही मोहित शुक्ला हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर किसी की आंखें नम है। इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही आपने वहां पर जायजा लिया है, तब तमाम चश्मदीदों से भी बात की है। आखिर क्या कुछ कारण रहे जिसके कारण एसी फटने की ये घटना हुई? और अभी ताज़ा स्थिति की हम बात करें तो अभी ताज़ा क्या स्थिति है? कितने लोग घायल हैं और उनकी स्थिति अभी क्या है? देखिए शैला, ये विवेक विहार का B19 मकान है जिसमें टोटल 8 फ्लोर हैं। इस तमाम 8 फ्लोरों पर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है सीढ़ी का, दूसरा लिफ्ट का रास्ता है। अब मैं आपको बताऊं कि सुबह जिस समय ये घटना हुई उसके बाद ही यहाँ पर लगभग 3:48 पर कॉल किया गया और लगभग 6 से 7 मिनट के अंदर दिल्ली फायर सर्विसेज की तमाम टीमें यहाँ पर पहुँचती हैं और लगभग 12 से 14 गाड़ियाँ यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाती हैं। इसमें सबसे बड़ी जो लूप होल्स आ रहे हैं सामने कि ये जो बिल्डिंग है उसमें कोई दूसरा सेफ पैसेज सामने नहीं था। इसके अलावा जो जब ये घटना हुई तो उस वक्त लिफ्ट भी बंद हो गई। कुछ ऑटोमेटिक डोर थे जिनमें सेंसर्स लगे हुए थे, आग लगने के बाद वो भी काम नहीं कर पाए। इसके अलावा जो स्प्रिंकल्स थे वो भी सही से काम नहीं कर पाए क्योंकि आग इतनी ज़्यादा थी, इतनी भीषण थी कि उसने किसी को भी भागने का या बचने का मौका ही नहीं दिया। अब आप समझिए कि इसमें जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर आग सबसे पहले लगती है। पीछे का जो मकान है इसमें आप समझिए कि 4 फ्लैट आगे की तरफ है, 4 फ्लैट पीछे की तरफ है। जो आगे का जो फ्लैट
है, जो आगे के फ्लोर हैं उसमें जो फर्स्ट फ्लोर पर जो परिवार रहते थे उनको एक बार को भागने में कामयाबी मिली, लेकिन जो पीछे साइड का हिस्सा है जिसमें फर्स्ट फ्लोर की एसी में ब्लास्ट होता है उसके बाद ये आग लगातार फैलती है, अपना उग्र रूप धारण करती है और दूसरे और तीसरे चौथे मंजिल को अपनी चपेट में लेती है, जिसके बाद आप समझिए महज 10 से 12-15 मिनट के ही अंतराल पे ये इतना पूरा घटनाक्रम हो जाता है। उसके बाद आप समझिए जब सब कुछ हो जाता है, आंखों में सिर्फ बेबसी रह जाती है, दर्द रह जाता है, मायूसी रह जाती है, अपने कोई जो लोग हैं उनको खोने का गम रह जाता है। और सबसे दुखद बात जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक 1.5 साल का मासूम जिसका आप देखिए जो लोग हैं आसपास वो बता रहे हैं कि 8 साल की तमाम प्रयासों के बाद, 8 साल की तमाम मशक्कत के बाद जाकर कहीं ना कहीं किसी के घर में कोई चिराग जला था, किसी के बेटे की जन्म हुआ है और 8 साल के बाद वो बेटा हुआ था जिसकी इस घटना में डेथ होती है। इसके अलावा एक महिला जिसका कल बर्थडे भी है उसका भी आज दुखद निधन हो गया। तो अपने आप में कहीं ना कहीं हर आंख को दर्द देने वाली ये घटना है और कहीं से भी इसकी किसी भी तरीके से आप देखिए किसी से भी बात कीजिए, ये भी कहा जा रहा है कि जो टॉप फ्लोर के लोग थे ये क्रूर मजाक है, क्रूर अन्याय है। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि जो टॉप फ्लोर के लोग थे उन्होंने छत को लॉक किया हुआ था, इस वजह से जो लोग जल रहे थे वो छत की तरफ भागे और छत पर नहीं चढ़ पाए। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है, इस पर भी सोचने की जरूरत है कि छत को किसी भी हाल में लॉक ना किया जाए। इसमें देखिए शैला 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो सेकेंड थर्ड फ्लोर के लोग हैं या जो उससे ऊपर के माले के लोग हैं उन्होंने भागने की और बचने की, छत पे जाने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर का दरवाज़ा नहीं खुल पाया। उसके पीछे 2-3 एंगल आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर ऑटोमेटिक सेंसर वाले डोर थे, आग लगने के बाद वो लॉक हो गए, वो नहीं खुल पाए। कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि वो उस दरवाजे में लॉक लगा हुआ था जिसके बाद उसको तोड़ा नहीं जा सका। तो ये अभी जाँच का विषय है कि आखिरकार वो दरवाज़ा ऊपर लॉक था या फिर उसका सेंसर ऑटोमेटिक लॉक हो गया। लेकिन इतना जरूर है कि एक ही परिवार के 3 लोगों ने भागने की कोशिश की, बचने की कोशिश की और उनकी डेड बॉडी लास्ट में जीने पे ही पाई गई है। यानी कि उन्होंने प्रयास तो किया, वो ऊपर के माले तक पहुंचे लेकिन वहां से वो अपने आप को बचा नहीं पाए। इसके अलावा जो पीछे की रेलिंग है जिससे घर को कवर किया गया था उसको भी दिल्ली फायर सर्विसेज के तमाम अधिकारियों ने, तमाम जो यहाँ सुरक्षा कर्मी ने, उन्होंने काटकर परिवारों को निकालने की, बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाए। इसमें सबसे दुखद मैं फिर कह रहा हूँ कि शैला, जब मेरी आंखों के सामने से वो बंजर गुजर रहा था, डेड बॉडीज जा रही थी, तो एक माँ अपने बच्चे को सीने से लिपटाए हुए उसकी डेड बॉडी निकली है। उस तस्वीर ने, वो भले ही तस्वीर सामने ना आ पाए लेकिन उस तस्वीर को जिस किसी ने देखा है उसकी आंखें गमगीन हो चुकी हैं, आंखों में दर्द है, बेबसी है, आंसू है और हर तरफ यही है कि हे प्रकृति, हे ईश्वर, ये क्रूर मजाक क्यों, किस लिए। बिल्कुल, बहुत दर्दनाक है जिस तरह से आप बता रहे हैं। जाहिर सी बात है हर किसी की आंख नम है और हर किसी का दिल रो रहा है इस पूरे घटना को सुनने के बाद। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने बीते सालों में कई बार एसी फटने की, आग लगने की जो है घटना सुनी है, तो आखिर क्या कुछ कारण होते हैं एसी फटने के या फिर एसी में आग लगने की, क्या कुछ वजह होती हैं और क्या कुछ सावधानियां ऐसी अपनाई जा सकती है जिनसे इस एसी में आग लगने की घटना को रोका जा सके? क्या कुछ प्रिकॉशंस है? देखिए शैला, इसको जी शैला, इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब सर्दियां ख़त्म होती हैं उसके बाद कहीं ना कहीं हमें एसी के सबसे पहले समय रहते उसकी सर्विसेज करानी चाहिए, क्योंकि सर्विसेज नहीं होती है तो जो कंप्रेसर होते हैं वो जाम हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले कंप्रेसर साफ़ हो, क्लीन हो, उनका पीसीबी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो गैसेस है R32 या दूसरी R27 से तमाम गैसेज हैं, ये भी टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि किस एसी में कौन सी गैस सुटेबल है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जानकारी के अभाव में दूसरी गैसेस भी पड़ जाती है या मान लीजिए किसी टेक्नीशियन ने दूसरी गैस फिल कर दी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए, पुख्ता तौर पर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एसी की सर्विसेज तो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, कंप्रेशर उसका कम से कम साफ होना चाहिए। अब आप समझिए कि जो आज के एसी बन रहे हैं, जो नए एसी बन रहे हैं, उसमें कुछ 52 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं, कुछ जो पुराने जो मॉडल के एसी हैं वो 48 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि आप देखिए कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है एसी उस कंडीशन में नहीं
नहीं होता है कि वो उस लोड को उठा पाए, या कई बार लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घरों में तो एसी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि समय समय पर एसी की सर्विसेज होती रहे और कोशिश हो कि ऐसे एसी को इंस्टॉल कराया जाए जिसको आप खुद परचेज करें, क्योंकि आजकल आपने एक ट्रेंड में देखा होगा लोग रेंटेड एसी को परचेज कर रहे हैं, जिसकी कंडीशन, जिसकी क्वालिटी, जिसकी खामियां या इसकी जो खूबियां हैं वो किसी को पता नहीं होती हैं। तो कोशिश ये हो कि रेंटेड एसी की जगह आप अपना एसी लें, नया एसी लें, और उससे भी बड़ी बात है कि टाइम टू टाइम उसकी सर्विसेज होती रहे। और ये जरूर चेक करें कि जिस एसी में जिस गैस को बताया गया है उसी की फिलिंग होनी चाहिए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें अपने आसपास कम से कम जो फायर नॉर्म्स हैं, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप समझिए अमूमन लोग किराए पे भी शिफ्ट होंगे, कुछ आपने देखा होगा लोग अलग अलग अपने घरों में शिफ्ट होते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो फायर की जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस है वो जरूर उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो आज इस B19 में हुआ है वो कल को किसी और के साथ ना हो। क्योंकि आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं, अगर आप देखेंगे कि अभी भी मेरे पीछे दिल्ली फायर सर्विसेज की आपको यानी कि ये जो फायर सेफ्टी की गाड़ियां खड़ी हैं, लोग यहाँ पर देखिए जहां तक भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको हर एक, अभी आप सुबह से ये मान लीजिए लगभग 8 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लोग यहाँ से हटे नहीं है। लोगों की आंखों में आंसू है, गुस्सा है, दुख है, और सवाल वही है कि आखिरकार ये सारी चीजें हो गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजों की अब इस पे पड़ताल भी होगी। तो हादसे होते जाते हैं, हादसे से निपटा कैसे जाए और हादसे भविष्य में ना हो, इसके लिए किस तरीके की चुनौतियां सामने आ सकती हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। देखिए हादसों को रोकना या हादसों पे कंट्रोल करना, ये कहीं ना कहीं उसके लिए हम कितने तैयार हैं इस पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हादसे आगे ना हो या फिर कम हो, इसके लिए हम तैयार रहें और हर हादसे से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ें। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? देखिए मैं बताऊं कि जो घायल हैं उनको समुचित इलाज के लिए सुबह ही दिल्ली सरकार के दिल्ली स्वास्थ्य विभाग महकमे की तमाम यहां पर अधिकारी, कर्मचारी, एम्बुलेंस, कैट्स की तमाम एम्बुलेंस और दूसरे जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनकी अपनी एम्बुलेंस यहां पर मौके पर तैनात थी। उनको तत्काल प्रभाव से यहां ले जाया गया है। घायलों को समुचित इलाज की व्यवस्था भी उनके लिए की जा रही है। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि इसके साथ ही एक चीज़ और है, ये चाहे वो आप समझिए कि बीजेपी से संबंधित नेता हों, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे वो दूसरे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे यहाँ पर अधिकारी हो, तो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, अधिकारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे आम पब्लिक हो, किसी का भी यहाँ पर जमावड़ा कम नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से इस समय हर व्यक्ति एक ही चीज़ सोच रहा है कि कैसे भी करके लोगों को कम से कम जो उनके परिवार हैं उनको सांत्वना दी जाए। आप सहूलियत तो इसमें नहीं दे सकते क्योंकि घटना इतनी हृदय विदारक है, लेकिन कम से कम सांत्वना जरूर दे सकते हैं लोग। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको बात कर रहा हूं, लोग यहाँ पर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये भी घायलों के परिवार वालों के लिए लोग पहुंचा रहे हैं। जो मानवीय संवेदना के आधार पर जो भी जितनी मदद हो सकती है वो भी की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो दूसरे आसपास के लोग हों, सभी हाथ से हाथ जोड़कर इस इतनी बड़ी घटना से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बताऊं, अब जो मृतक हैं उनका एक जो पूरे 9 लोग हैं, उनकी एज, उनका नाम, उनकी सारी चीज़ें, उनका सारा डिटेल भी आ गया है सामने। टोटल 9 लोग हैं जिनकी इसमें शिनाख्त हुई है टोटल। इसके अलावा 4 लोग हैं जो घायल हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे, वो भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो अब वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। अब कुल मिलाकर इतना है कि हर तरीके से ये पुख्ता और सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना फंसा हो। फिलहाल जो आग पर काबू पा लिया गया है, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो इस समय पैनिक हो या परेशानी में डालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। चलिए मोहित, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी जो घायलों की स्थिति है उस पर आपसे जानकारी हासिल करेंगे। बहुत धन्यवाद ये तमाम ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बेहद दर्दनाक ये घटना हुई है दिल्ली के विवेक विहार में, जहां एक बहुमंजिला इमारत में एसी फटने की वजह से ये आग लगी और इस आग में 9 लोगों की जलकर
मौत हो गई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब अगली खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक के गुंडलुपेट के पास हुए एक सड़क हादसे में केरल के 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। कन्नूर से ऊटी जा रहा 7 लोगों का ये समूह था। जब हादसे का ये शिकार हुआ तब उनकी कार एक लॉरी से टकरा गई। मृतकों की पहचान मुनीर 30 साल के और मुनीरा 45 वर्षीय और एक बच्चे के रूप में हुई है, जबकि 4 अन्य घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर जोनल ऑफिस की टीम ने 30 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए 2002 के तहत राज्य के रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कार्रवाई की है। और तलाशी के दौरान ईडी ने करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 53 लाख रुपए नकद और लगभग 3.23 किलोग्राम सोना शामिल है। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। जांच में सामने आया है कि 2019 से 2022 के बीच शराब के कारोबार में अवैध कमीशन वसूली के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई थी, जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और कारोबारी स्तर पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। ईडी अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और करीब 380 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी अटैच कर चुकी है। कुल 2883 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन का आकलन किया गया है। फिलहाल ईडी की आगे की जांच जारी है और नए सबूतों के आधार पर और सख्त कार्रवाई की तैयारी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर 16 घंटे से फंसे 2 बच्चों का वायुसेना ने रविवार सुबह सफल रेस्क्यू किया है और दोनों बच्चों को तुरंत गोरखपुर के एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को काशीराम आवास कॉलोनी में 5 बच्चे रील बनाने के लिए टंकी पर चढ़ गए थे। नीचे उतरते समय सीढ़ी टूट गई, जिससे 3 बच्चे नीचे गिर गए। इनमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टंकी के आसपास दलदल होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतें आई और क्रेन भी मौके तक नहीं पहुंच सकी। आखिरकार वायुसेना की मदद से ऑपरेशन पूरा हुआ, जबकि देर रात तक टंकी तक पहुंचने के लिए अस्थायी सड़क भी बनाई जा रही थी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी का स्थापना दिवस है। 3 मई 1995 को अस्तित्व में आई डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के रूप में दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक ऐसा भरोसेमंद, आरामदायक और सुरक्षित शहरी परिवहन का विकल्प दिया है, जो कि आज प्रौद्योगिकियों, सुविधाओं और वैश्विक मानकों से भरा एक शानदार अनुभव बन गई है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। तेज गति और कनेक्टिविटी, स्वच्छता और सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही समयबद्धता और विश्वसनीयता ने जिस मेट्रो को वर्ल्ड क्लास मेट्रो बना दिया, उसका नाम है दिल्ली मेट्रो। महज 24 साल पहले शुरू हुई दिल्ली मेट्रो आज दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में एक बन गई है। इसका प्रमाण है दिल्ली मेट्रो की तेज गति और अत्याधुनिक तरीके से विस्तार, और इस विस्तार को साकार किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने, जिसकी स्थापना 3 मई 1995 को हुई। दिल्ली मेट्रो ने अपने स्थापना के समय से ही जो एक मापदंड देश के आगे प्रस्तुत किया, हम लोगों ने विदेश स्तर के मानकों को अपनाया, बल्कि उससे भी बेहतर करके दिखाया है। डीएमआरसी की स्थापना दिल्ली के शहरी परिवहन में बदलाव की एक शुरुआत थी। डीएमआरसी ने 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू किया और 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो के पहले चरण के तहत शाहदरा से 30 हजारी के बीच पहला मेट्रो कॉरिडोर खोला गया। दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर की शुरुआत के बाद से अब तक दिल्ली मेट्रो के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 5वें चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो ने समय के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों के यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। 416 किलोमीटर लंबी 12 लाइनों और 303 स्टेशनों वाली यह मेट्रो बढ़ती शहरी आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिसने रोजाना लाखों यात्रियों को आरामदेह, वातानुकूलित और सुरक्षित सफर मुहैया कराकर
न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में जन परिवहन परिदृश्य की कायाकल्प कर दिया है। दिल्ली मेट्रो ने शुरू से ही सेफ्टी को प्रमुख माना है और पंक्चुअलिटी और रिलायबिलिटी को, तो जिससे कि अब किसी पैसेंजर को पता है अगर वो आ रहा है कि अगर दिल्ली मेट्रो पकड़ेगा तो वो टाइम पे पहुंचेगा। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो में 2368 कोचों के साथ 343 ट्रेनें संचालित करता है और रोजाना करीब 4508 ट्रेन ट्रिप्स चलाता है, जो प्रतिदिन करीब 1,40,112 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दिल्ली मेट्रो के विशाल नेटवर्क में वर्ष 2025 में लगभग 235.8 करोड़ यात्रियों ने सफर किया, यानी प्रतिदिन औसतन करीब 64,60,000 यात्रियों ने मेट्रो में सफर का आनंद लिया। स्टेशनों और ट्रेनों के उच्च स्तर की स्वच्छता, सीसीटीवी निगरानी और समर्पित महिला कोच दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करते हैं। दिल्ली मेट्रो दुनिया की पहली ऐसी रेल आधारित प्रणाली है जिसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुआ है। दिल्ली मेट्रो के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से हम लोगों को कार्बन क्रेडिट मिले हैं और पहली रेल बेस्ड प्रणाली है जिसको ऐसे ही कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के सुनहरे सफर की कहानी को संजोने के मकसद से 2009 में एक अनूठे संग्रहालय की शुरुआत की, जो आज एक बड़े संग्रहालय का रूप ले चुका है। इस संग्रहालय में दिल्ली मेट्रो के इतिहास और विकास की कहानियों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन चुका है और इसमें दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा हिस्सा है। दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों को एक आरामदायक सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने के अलावा प्रदूषण को नियंत्रित करने और सड़कों पर वाहनों की भीड़-भाड़ को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। दिल्ली मेट्रो की हाई फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीय सेवा इसे न सिर्फ दुनिया के सबसे बेहतरीन मेट्रो सिस्टम में एक बना दिया है, बल्कि इसने इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लाइफलाइन भी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 से लेकर 10 मई 2026 तक जमैका, सूरिनाम और ट्रिनिडाद और टोबैगो के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इन देशों में बसे गिरमिटिया समुदाय के कारण भारत के साथ इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो संबंध हैं वो बेहद विशेष महत्व रखते हैं। और दौरे की शुरुआत में विदेश मंत्री जयशंकर किंगस्टन पहुंचकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने बताया है कि यहां पर पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। विदेश मंत्री कैबिनेट स्मिथ द्वारा किए गए स्वागत से बेहद अभिभूत हूं और वहीं अगले 2 दिनों में जमैका के नेतृत्व, व्यापार समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक भी हूं। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बातचीत को तैयार है ईरान, लेकिन ट्रंप का अब अगला दांव क्या होने वाला है? मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबाई ने संकेत दिए हैं कि प्रस्तावित कानून के तहत इजराइल से जुड़े जहाजों के इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रस्ताव में दुश्मन देशों के जहाजों के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं और ऐसे जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए युद्ध से जुड़े नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही साथ अन्य देशों के जहाजों को भी ईरान से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जा सकता है। हाजी बाबाई के मुताबिक युद्ध के बाद क्षेत्रीय हालात बदल चुके हैं और अब होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पहले जैसी नहीं रहेगी। उनका यह कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। अगर ये कानून लागू होता है तो इसका असर जो है वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा, खास करके तेल और गैस की जो आपूर्ति है उस पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ ये नजर आएगा। तो नया कानून लाने की तैयारी में ईरान होर्मुज को लेकर नए कानून का प्रस्ताव दिया है और ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। इसके बजाय ईरान ने युद्ध के स्थायी समाधान पर जोर देते हुए 14 पॉइंट्स का एक विस्तृत प्लान जो है वो अमेरिका को सौंपा है। ईरानी पक्ष का कहना है कि वो अस्थायी सीजफायर नहीं चाहता है, बल्कि युद्ध का पूर्ण और स्थायी समाधान यानी कि अंत चाहता है।
ईरान ने कहा है कि बार बार युद्ध रोकने और फिर शुरू करने से कोई भी स्थायी हल निकलता हुआ नजर नहीं आएगा और ऐसे में बातचीत का मुख्य फोकस युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने पर होना चाहिए। ईरान ने अमेरिका के 2 महीने के सीजफायर प्रस्ताव को ठुकराते हुए 30 दिनों के अंदर सभी मुद्दों के स्थायी समाधान की बात कही है। वहीं ईरान के नए प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव पर कहा है कि हम नए ईरानी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि मुझे नहीं लगता कि ये स्वीकार्य होगा। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने मानवता और दुनिया के साथ जो कुछ किया है उसकी अब तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले में भारतीय पुरुष टीम ने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। धर्मवीर चौधरी, रामेश और विशाल टीके और मनु टीएस की चौकड़ी ने गैबोरोन के नेशनल स्टेडियम में 4x400 मीटर रिले में 3 मिनट 32 सेकंड का समय निकालते हुए चौथा स्थान हासिल किया। हालांकि शीर्ष 2 टीमें ही सीधे फाइनल में पहुंची हैं और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय टीम को आज दूसरे क्वालिफिकेशन राउंड में एक और मौका मिलेगा। पहले दिन भारत कुल मिलाकर 12वें स्थान पर रहा था और महिला 4x100 मीटर में तमन्ना, नित्या गांधी और सुदेशना एस और स्नेहा एस ने 5वां स्थान हासिल किया था। भारतीय महिला टीम कुल मिलाकर 13वें स्थान पर रही और पुरुष टीम जो है हर्ष राउत और रघुल कुमार, अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने भी 39.07 सेकंड में सीजन का बेस्ट प्रदर्शन जो है वो दर्ज किया है। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में तीर्थेश पी शेट्टी, अंसा बाबू और अमोल जैकब और रजदीप कौर की टीम 3 मिनट 16 सेकंड के समय के साथ छठा स्थान हासिल की है। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्ट एथलीट कुलदीप कुमार ने पहले इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स और पोल वॉल्ट प्रतियोगिता के पहले दिन 5.41 मीटर की ऊंचाई पार करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 21 साल के कुलदीप कुमार अपने पहले इंडोर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने पहले ही प्रयास में जीतने वाली छलांग लगाई और उन्होंने पिछले साल मध्य प्रदेश के ही एक और एथलीट देव कुमार मीना द्वारा बनाए गए 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका में खेली गई 2 मैचों की टफ वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका टीम ने कॉलिन वेंटर के 62 रन के सहारे 200 रनों का स्कोर खड़ा किया और लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने कुलदीप सिंह के 45 और संतोष महापात्रा के 31 के रनों की पारी की बदौलत 42वें ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। बैडमिंटन के थॉमस कप फाइनल्स में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस ने भारत के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन का नहीं खेलना भारत को भारी पड़ा और एचएस प्रणय भी आयुष शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत की तरह हार गए। प्रणय को दुनिया के 17वें नंबर के खिलाड़ी टोमा जूनियर कोवोव के हाथों 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। पूरी तरह से इस एक तरफा मुकाबले में भारत एक भी गेम जीतने में नाकाम रहा। 2022 की चैंपियन टीम भारत ने सेमीफाइनल पहुंचकर एक कांस्य पदक पक्का कर लिया था और इस तरह इस पदक से भारत के साल 1952, 1955, 1979 में जीते कांस्य पदकों में इजाफा हुआ है। वहीं फ्रांस इस जीत के साथ फाइनल पहुंचने वाला दूसरा यूरोपीय देश बन गया है। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। मुंबई स्थित बीसीसीआई के मुख्यालय में चयन समिति के बैठक के बाद इस टीम का ऐलान किया गया। विश्व कप की शुरुआत 12 जून से होगी और भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। वनडे विश्व कप का ताज उठाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब तैयार है T20 वर्ल्ड कप में अपना धमाल मचाने के लिए। जिन कंधों पर इसकी जिम्मेदारी होगी, उस दल की घोषणा शनिवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई के कार्यालय में हुई।
महिला टी20 विश्व कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिगेज, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरनी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रियंका पाटिल और राधा यादव। विश्व कप में शामिल 12 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में 6 टीमें शामिल हैं। भारत को ग्रुप 1 में रखा गया है। ग्रुप 2 में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल है। भारतीय महिला टीम ने अब तक टी20 विश्व कप का खिताब नहीं जीता है और आगामी संस्करण में टीम पहली बार विजेता बनने का प्रयास करेगी। इससे पहले 2020 में भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर उप विजेता रही थी। साल 2024 में भारतीय टीम ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई थी। इस तरह टीम ने अब तक खेले गए विश्व कप के कुल 9 संस्करणों में 2009, 2010, 2018 और 2023 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।